हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्पेशल एजुकेशन नीड्स में। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था पार्ट 1 कॉग्निटिव और मेंटल डेवलपमेंट। उसमें हमने जितने भी मेंटल डेवलपमेंट के एस्पेक्ट थे वो हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन, सेंसेशन एंड परसेप्शन, या फिर लैंग्वेज डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी, डेवलपमेंट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये सारे इन सारे एस्पेक्ट के बारे में हमने जाना था। आज की जो वीडियो है इसमें हम जानेंगे मेंटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी, मतलब प्याजे की थ्योरी के अनुसार किस तरीके से मेंटल डेवलपमेंट होता है या कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम डिटेल से जानेंगे। तो आइए जानते हैं मेंटल डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू प्याजे थ्योरी। प्याजे की थ्योरी सबने पढ़ी है। जीन प्याजे, जिनका नाम था, स्विट्जरलैंड के निवासी थे, एक साइकोलॉजिस्ट थे। इनकी रुचि ये जानने में थी कि जो भी बालक है उनमें वृद्धि और विकास किस ढंग से होता है। इसके लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया था। बच्चे जैसे जैसे उनके बड़े होते गए, उनकी मेंटल डेवलपमेंट संबंधी जो भी एक्टिविटी होती थी वो उनका बहुत ही क्रिटिकली अध्ययन करते रहे। और इस अध्ययन के बाद उन्होंने क्या किया, इन विचारों का प्रतिपादन किया और उन्हें प्याजे के मानसिक या संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से आज जाना जाता है। तो हम देखेंगे इसमें कि क्या क्या चीजें किस तरीके से बच्चों में मेंटल डेवलपमेंट होता है। Piaget put forward this theory that the development of intelligence in children is associated with their birth. प्याजे ने अपने इस सिद्धांत के तहत ये इस बात सामने रखी कि बच्चों में बुद्धि का विकास उनके जन्म के साथ जुड़ा हुआ होता है। मतलब प्याजे के अनुसार जो बच्चे का विकास होता है, वृद्धि होती है, वो बच्चे के जन्म के समय से प्रारंभ हो जाती है। Every child is born with some basic instincts and abilities to perform reflex action like sucking, looking, grasping, reaching object etc. at the time of his birth। मतलब जो भी प्रत्येक बालक, मतलब जितने भी बच्चे होते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो जन्म के साथ उनमें जन्मजात प्रवृत्तियां हुई पाई जाती हैं, या हम क्या बेसिक मतलब उनमें एक शक्ति पाई जाती है। उन शक्तियों को हम बाहर क्या करते हैं, निखारने का काम करते हैं। जैसे नोम चॉम्स्की ने कहा कि बच्चा जब भी जन्म लेता तो वो एक कोरी स्लेट की तरह होता है। कोरी स्लेट मतलब जैसा चाहे हम उसे उस तरीके से उस पर जो भी छाप छोड़ना चाहे हम छोड़ सकते हैं। जैसे एक क्ले नहीं होता है, बच्चा सेम उस तरीके से होता है, क्ले की तरह होता है। जिस आकार में हम ढालना चाहे उस तरीके से हम ढाल सकते हैं। उसमें कुछ रिफ्लेक्स होते हैं, मतलब कुछ क्रियाएं होती हैं जो एक्शन में होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। जैसे बच्चे में शकिंग होती है, यानी कि चूसना, इधर उधर देखना, वस्तुओं को पकड़ना, वस्तुओं तक पहुंचना। ये सारी चीजें बच्चा मतलब जन्म के साथ ही लेकर पैदा होता है, तो ये सारी शक्तियां उसमें होती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी प्रकार क्रियाओं को करने की क्षमता होती है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसकी बौद्धिक क्रियाओं का जो दायरा होता है वो बढ़ जाता है, और वो धीरे धीरे क्या होता है, इंटेलिजेंट बनता जाता है। धीरे धीरे उसमें चीजें ऑब्जेक्ट के लिए, या फिर धीरे धीरे में उनका जो माइलस्टोन होता है वो अच्छी तरीके से डेवलप होता जाता है। Therefore, at the time of birth, the child has the ability to perform similar activity in the forms of intellectual structure, but but as he grow up, the scope of the intellectual activity increase and he become intelligence। अतः जन्म के समय बालक के पास बौद्धिक संरचना के रूप में इसी प्रकार की क्रियाओं को करने की क्षमता होती है, परंतु जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर होता है, या फिर जो एक्टिविटी होती है, वो इनकी उनकी कहीं ना कहीं इंक्रीज होती जाती है। धीरे धीरे उनका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है वो बढ़ता जाता है और वो बुद्धिमान बनते जाते हैं। This type of gradual development of intelligence in children take place in the following four stages or stage according to Piaget। अब इन सारी चीजों को देखते हुए प्याजे ने क्या किया, मतलब क्रमिक विकास प्याजे के अनुसार 4 स्टेजेस दी, और 4 स्टेजेस में इन्होंने मेंटल डेवलपमेंट के बारे में बताया। तो आइए जानते हैं कि वो 4 स्टेजेस क्या है। इससे पहले की वीडियो में मेरे प्लेलिस्ट में एक वीडियो पड़ी है,
प्याजे की, तो उसमें कॉन्सेप्ट भी है और स्टेजेस भी हैं किस तरीके से बच्चे में उनकी जो 4 स्टेजेस हैं वो किस तरीके से विकसित होती हैं उसके बारे में भी दिया हुआ है, तो आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और इस वीडियो में भी हम चर्चा करेंगे उन 4 स्टेजेस की, लेकिन इसमें देखेंगे कि किस तरीके से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला जो स्टेज दिया था सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज जो है, अगर हम बात करें, दिस स्टेज ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इज कंप्लीट इन अ पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अबाउट 2 ईयर। मतलब ये जो बच्चे का मानसिक विकास की जो स्टेज है, जन्म से लगभग 2 वर्ष तक की अवधि में पूरी होती है। uh, in this stage, the mental activity of the child are carried out in the form of their sensory activity। इस अवस्था में बालक की जो मानसिक क्रियाएं होती हैं या उनकी मतलब जो भी सेंसरी एक्टिविटीज होती हैं वो क्रियाओं में ही संपन्न होती हैं, मतलब इस अवस्था में ही होती हैं। जो मेंटल एक्टिविटी होती हैं या फिर जो सेंसरी एक्टिविटी होती हैं इसी स्टेज से स्टार्ट हो जाती हैं। दे आर हंग्री, दे एक्सप्रेस दिस बाय क्राइंग। अगर उन्हें भूख लगती है तो वो क्या करते हैं, रोकर व्यक्त करते हैं। जैसे अ, अगर बच्चे का जो क्राइंग पीरियड होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइंग करते हैं, मतलब विभिन्न प्रकार से रोना। अगर भूख लगती है तो रोते हैं, डिस्कम्फर्ट होते हैं तो रोते हैं, या फिर पेन होता है तो रोते हैं। जो भी चाहिए उनको, भूख लगती है तो वो रोकर उस चीज को व्यक्त करते हैं, क्योंकि उनके पास शब्द नहीं होते, वो बोल नहीं सकते, तो इसलिए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति रोकर करते हैं। दे मेक देयर पॉइंट बाय शोइंग एनीथिंग दे वांट। किसी भी वस्तु को जो उन्हें चाहिए उसे दिखाकर अपनी बात कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों की अक्सर आदत होती है, किसी के हाथ में खिलौना है तो उस तरफ पिन पॉइंट करके कहते हैं मम्मा वो चाहिए, मम्मा ये चाहिए। तो हमेशा वो जो उनकी उंगली होती है उसकी तरफ इंगित करके या फिर उसको दिखाकर वो चीज मांगने की कोशिश करते हैं या फिर उठाने की बात करते हैं। तो उनको जो भी चाहिए होता है या फिर जो भी उनकी नीड होती है, क्या करते हैं उसमें पॉइंट पिन पॉइंट करके उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं, उसको पूरा करने की, उनकी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। Thus, children of this stage, in the absence of language, know the environment around them only through their sensory activities and experience। मतलब इस प्रकार की इस अवस्था में बालक भाषा के अभाव में अपने चारों ओर वातावरण में अपनी जो भी उसकी सेंसरी गामक क्रियाएं होती हैं उनके अनुभव के माध्यम से ही जानते हैं। मतलब इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं उसमें लैंग्वेज एब्सेंस होती है और इनके मतलब आसपास जो भी चीजें होती हैं वो सेंसरी एक्टिविटी और एक्सपीरियंस के द्वारा ही व्यक्त करते हैं या उसके माध्यम से ही जान पाते हैं ये। नेक्स्ट जो है, व्हाट दे हैव टू से एंड अंडरस्टैंड इन द फॉर्म ऑफ आइडियाज इज एक्सप्रेस्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ मोटर एक्टिविटी। उन्हें अपने विचारों के रूप में जो भी कहना और समझना होता है उन्हें गामक क्रियाओं यानी कि मोटर एक्टिविटी के द्वारा ही अभिव्यक्त करते हैं। मतलब जो भी चाहिए, जैसे इसके पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि उनकी जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी चाहिए होता है तो क्या करते हैं, वो पिन पॉइंट करते हैं या रोकर व्यक्त करते हैं। तो हमेशा क्या करते हैं, इस स्टेज में जो भी चाहिए होता है या फिर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होती है तो क्या करते हैं, मोटर एक्टिविटी के द्वारा या गामक क्रियाओं के द्वारा ही अभिव्यक्ति कर पाते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है, एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट इन फ्रंट ऑफ अ चाइल्ड ओनली एज लॉन्ग एज इट रिमेन इन फ्रंट ऑफ दिस आईज। किसी भी वस्तु का अस्तित्व बच्चे के सामने तब तक होता है जब तक वस्तु उसकी आंखों के सामने रहती है। जैसे कोई खिलौना है तो जब तक वो खेल रहा है तब तक उसके सामने, जब तक उसके पास है तब तक उसका अस्तित्व होता है, उसकी एग्जिस्टेंस होती है उसके सामने। लेकिन जैसे ही उसके सामने से हटा दिया जाता है क्या होता है, उसका एग्जिस्टेंस मिट जाता है और वो चीज वो दोबारा नहीं मांगते हैं। तो इनके सामने चाहे वो पर्सन हो चाहे वस्तु हो, कोई भी चीज हो, जब तक बच्चों के सामने रहती है तब तक उनका एग्जिस्टेंट या अस्तित्व उनके नजरों के सामने होता है। जैसे ही वो सामने से हट जाती है उसका एग्जिस्टेंस मिट जाता है, या फिर उनके मतलब उस चीज को वो दोबारा याद नहीं करते हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट है, एज सुन एज दे डिसअपेयर फ्रॉम साइट दैट ऑब्जेक्ट इन ऑफ देम, आंखों से ओझल होते ही उस वस्तु के लिए मतलब जो भी उनको चाहिए होती है, जो भी वस्तु अगर वो आंखों के सामने से हट जाए तो उसकी एग्जिस्टेंस मिट जाती है, उस चीज को वो दोबारा याद नहीं करते हैं। इसके बाद अगर हम थोड़ी से इस पे और डिस्कस करें तो परंतु जैसे जैसे मतलब ये स्टेजेस खत्म होता है, मतलब वैसे वैसे धीरे धीरे उनकी जो परसेप्शन होती है उसमें परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाता है। अब उनके पास अगर किसी चादर या पीछे पीट करके किसी वस्तु को छुपा कर कहे कि बिल्ली या चिड़िया ले गई, तो वो इसकी बात को ना मानकर उस चादर में खोजने की कोशिश करते हैं। जैसे हम बहुत बार क्या बोलते हैं बच्चों को कि ये बिल्ली ले गई, या कोई भी चीज़ है, बच्चे वो नहीं दे रहे हैं, किसी और की चीज़ ले ली, तो हम उसको लेकर क्या करते हैं, अलग छुपा देते हैं और बोलते हैं बिल्ली ले गई। तो जैसे जैसे ये स्टेज समाप्त होता है, वो क्या करते हैं, वो खुद उस चादर में या फिर आमने सामने उस चीज़ों को खोजने की कोशिश करते हैं, और धीरे धीरे उनका जो परसेप्शन होता है वो बढ़ने लगता है। इसी तरह धीरे धीरे वो चीज़ों को समझने लगते हैं, या फिर उनका जो अस्तित्व होता है वो धीरे धीरे इनके सामने आने लगता है। नेक्स्ट जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। इसका जो टाइम पीरियड है मतलब 2 से 7 ईयर है, 2 साल से लेकर 7 साल की अवस्था होती है ये। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्टार्ट प्रॉपरली इन चिल्ड्रन, इस दौरान बालकों में भाषा का विकास ठीक प्रकार से प्रारंभ हो जाता है। बच्चे का जो क्रिटिकल पीरियड है, अगर हम लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात करें तो हमने इससे पहले के वीडियो में हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज डिस्कस करी थी, जिसमें हमने ये देखा था कि 2 ईयर तक मतलब अच्छे खासे बच्चे में लैंग्वेज डेवलप हो जाती है। तो जब 2 से 7 ईयर की स्टेज होती है बच्चे में, इस दौरान में जो बच्चे का की भाषा का विकास होता है वो ठीक प्रकार से प्रारंभ मतलब अच्छी तरीके से लैंग्वेज का यूज करना स्टार्ट कर देते हैं। द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन नाउ बिकम लैंग्वेज नॉट मोटर वर्ब, अभिव्यक्ति का माध्यम अब भाषा बनने लग जाती है, गामक क्रियाएं नहीं। पहले क्या करते थे, 2 ईयर में जो भी चीजें चाहिए पिन पॉइंट करते थे या फिर रोकर उसका एक्सप्रेस करते थे। लेकिन अब क्या होता है, धीरे धीरे उनको जो भी चीज चाहिए वो क्या करते हैं, उनका माध्यम भाषा बन जाता है। जैसे कुछ चाहिए तो वो बोलकर मांग लेते हैं, वो कह के मांग लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को भाषा के द्वारा एक्सप्रेस करने लगते हैं। लेकिन पहले के स्टेजेस में हमने देखा था कि मोटर क्रियाएं करते थे, लेकिन अब मोटर क्रियाएं खत्म हो जाती हैं और भाषा अभिव्यक्ति करना स्टार्ट कर देते हैं। Now the use of language and other method to think about thing begin in this period. Some of the following characteristics of mental development are seen. अगर वस्तुओं के बारे में सोचने विचारने के लिए अब भाषा तथा अन्य तरीकों का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है, इस काल में मानसिक विकास की कुछ निम्न विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इसमें क्या होता है, जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं या भी जो थिंग होती हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, मेथड होते हैं, उनके बारे में मतलब जो भाषा के तरीके होते हैं उसका प्रयोग प्रारंभ करना स्टार्ट कर देते हैं। जो भी सोचते हैं वो लोगों से एक्सप्रेस करते हैं भाषा के माध्यम से, जो भी वस्तुएं होती हैं उसके बारे में भी एक्सप्रेस करने लगते हैं भाषा के माध्यम से। और इस काल की कुछ मानसिक विशेषताएं या विकास हैं, वो कुछ निम्न विशेषताएं देखने को मिलती है। तो देखेंगे कि वो कौन सी विशेषताएं हैं जो इस स्टेज में यानी कि 2 से 7 ईयर में देखने को मिलती हैं। तो आइए जानते हैं। Children begin to recognize and distinguish different objects in their surrounding. They begin to know object by name. बालक अपने परिवेश की विभिन्न वस्तुओं को पहचानने और उनमें भेद करना प्रारंभ कर देते हैं। वे वस्तुओं को नाम से जानने लगते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बच्चे का मतलब जो भी चीजें होती हैं या फिर जो भी वस्तुएं होती हैं उनमें डिस्क्रिमिनेशन करना, विभेद अंतर करना स्टार्ट कर देते हैं। वो वस्तुओं को नाम से जानने लगते हैं। इनमें कहीं ना कहीं उन चीजों का कॉन्सेप्ट आने लगता है। इन देम द प्रोसेस ऑफ कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन स्टार्ट। इसमें क्या होता है, इस स्टेज में बच्चा कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है, मतलब स्टार्ट हो जाती है। दे डिवाइड द ऑब्जेक्ट इनटू ग्रुप्स एंड स्टार्ट गिविंग देम नेम्स। वे क्या करते हैं,
मतलब चीज़ों को समूह में विभाजित कर सकते हैं और उनको उनके नाम से बुलाना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर उन्हें नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे डॉल होती है या फिर आपस में कोई खेल करते हैं तो उनका नाम देते हैं, जैसे डॉल या डॉल होती है या फिर डॉग होता है, जो भी चीजें उनके आसपास होती है उनको नाम देना स्टार्ट कर देते हैं। बट इन द अर्ली ईयर देयर कॉन्सेप्ट, अगर हम बात करें इसमें, बट इन द अर्ली ईयर देयर कॉन्सेप्ट कंस्ट्रक्शन वर्क इन इज इनकम्प्लीट एंड फॉल्टी। जैसे जैसे वो नाम देना स्टार्ट करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन होता है, कंस्ट्रक्शन होता है, वो अधूरा और दोषपूर्ण ही होता है, मतलब पूरा नहीं होता। दे कॉल ऑल मैन एज, मतलब जितने भी लोग होते हैं उनके आसपास, अगर आदमी है कोई पुरुष है तो उनको पापा कह के बुलाते हैं, और विमेन जो होती है उनको मम्मी कह के बुलाते हैं। And call our four-legged creatures to as Tommy, their dog और काउ एक्सेट्रा। वे क्या करते हैं, जितने भी पुरुष होते हैं उनके आसपास उनको पापा कहना स्टार्ट करते हैं, जितनी भी विमेन होती हैं उनको मम्मी कहना स्टार्ट करते हैं। चार पैरों वाले जितने भी अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल कुत्ते की, तो कुत्ते चार पैर वाला कोई भी जानवर होता है उसको कुत्ता ही बोलते हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे कुत्ता हो, या फिर कोई और जानवर है तो उनको कुत्ता ही बोलते हैं, क्योंकि उनको ये बताया गया कि कुत्ते के चार पैर होते हैं। तो वो देखते हैं गाय के भी चार पैर हैं, तो वो क्या करते हैं उसको एज इट इज, उसका एस्टिमुलेशन एज इट इज कर लेते हैं और उसी तरीके से वो उनके नामों से संबोधित करते हैं। By the timing they are 5 year old, their misconception or remove, and now they understand to difference between different family members like aunt, grandmother, grandfather, uncle, etc., and understand different meaning of cow, buffalo, horse, goat, etc. 5 वर्ष के हो जाने पर उनकी इस प्रकार की जो भी भ्रांतियां होती, जो मिसकंसेप्शन होते हैं, वो दूर हो जाते हैं, और उनके जो विभिन्न पारिवारिक व्यक्ति जैसे बुआ, दादी, दादाजी, चाचा जी आदि में भेद करना समझ जाते हैं। उन्हें ये पता चल जाता है कौन मम्मी है, कौन पापा है, सब में डिफरेंशिएशन करने लगते हैं। जितने भी मैन होते हैं, चाहे अंकल हों, पापा हों, ताऊ हों, दादा हों, सब में डिफरेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं बुआ जी, दादी में। तथा इसके अलावा गाय, भैंस, घोड़े, बकरी आदि का अलग अलग अर्थ समझने लगता है। मतलब एसिमुलेशन के साथ एकोमोडेशन भी आने लगता है, लोगों की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको उनका ध्यान करने लगते हैं और चीजों को समझने लगते हैं। एक चीज और होती है इनके शुरू के वर्षों में, अगर हम बात करें तो जो भी सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं होती हैं उसमें भेद करने की भी क्षमता नहीं होती है। चोट खाने पर, गिर जाने पर, जब भी गिर जाते हैं या चोट खाते हैं तो क्या करते हैं, दरवाजे को या उसको मारते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को चोट लग गई किसी चीज से, तो मम्मी लोग अक्सर क्या करती हैं, उसको मार देती हैं, मतलब बोलती हैं कि लो मार दिया। तो फिर वो चुप हो जाते हैं, उनको लगता है कि अगर मैंने ये किया है, मुझे चोट लगी तो मम्मी ने पनिश कर दिया है। तो उनमें जो भी सजीव या निर्जीव वस्तुएं होती हैं उनमें कहीं ना कहीं वो भेद नहीं कर पाते हैं, डिफरेंशिएशन नहीं कर पाते हैं। अ, अगर गुड़िया को भी इसी तरह की, जैसे उन्हें लगता है कि उन्हें गर्मी और सर्दी लगती है, उसी तरह गुड़िया को भी लगती है, तो वो गुड़िया को भी सर्दी के कपड़े पहनाते हैं, वो डॉल को खाना भी खिलाते हैं, उसको सुलाते भी हैं धीरे धीरे। लेकिन जैसे ही ये अवस्था खत्म होती है, धीरे धीरे उनको सजीव और निर्जीव में भेद करना आने लगता है, और सभी जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनको अलग अलग जानने और समझने की क्षमता भी डेवलप हो जाती है। ये जो थर्ड स्टेज है इसमें कुछ चीजें और भी हैं, जैसे इस अवस्था में बालक अच्छी तरह से सोचने समझने और लॉजिक लगाने लगते हैं, मतलब इसकी जो पावर होती है वो डेवलप हो जाती है, कल्पना शक्ति, इमेजिनेशन पावर डेवलप होती है, क्रिएटिविटी का निर्माण होने लगता है। अब मतलब वो जैसे सपनों के महल बनाने लगते हैं, मैं बड़ा होके डॉक्टर बनूंगा या फिर बड़ा होके ये करूंगा, बहुत सारी चीजें होने लगती हैं। जैसे उन्हें बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा करने लगते हैं, जादूगर, परियां, राजा रानी की कहानियां सुनना पढ़ना अच्छा लगने लगता है, उनका खिलौना हवाई जहाज, उन्हें जहाँ चाहे वो ले जा सकते हैं, ऐसी बातें, मतलब बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं। इस प्रकार की अवस्था में बालक में जो
लॉजिकल पावर होती है, इसके आधारित पर चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। अब इस आयु में के बच्चों में 2-3 अन्य मतलब और भी महत्वपूर्ण मानसिक क्षमताओं का अभाव पाया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें विपरीत या पलट करके सोचने की शक्ति, एबिलिटी टू रिवर्स। उसके अलावा वस्तुओं को उनकी संख्या व परिणाम के संदर्भ के सही रूप में समझने की एबिलिटी। एबिलिटी टू कंजर्वेशन इज नंबर एंड क्वांटिटी। पहली योग्यता के अभाव की अगर हम बात करें तो ये समझने में असफल रहता है कि घर से स्कूल उतनी ही दूर है जितनी कि स्कूल से उनका घर। इसके अलावा उसकी एक बहन है, उसकी बहन का भी एक भाई अवश्य होना चाहिए, ये चीज़ें उनमें अक्सर होती हैं। दूसरी योग्यता की अगर हम बात करें तो वो ये गलती करते हैं कि उसी के सामने अगर 2 काँच के बर्तन लिए जाएँ जिसमें पतला लंबा हो तथा दूसरा अगर चौड़ा हो, कम हो, तो अगर चौड़े का के आकार में अगर दूध पतले लंबे बर्तन में डाल दिया जाए, तो जो लंबा होगा वो उसी को लेना चाहेंगे, पतले बर्तन में दूध ज़्यादा बताएँगे, जबकि वस्तु स्थिति ऐसी नहीं होती है। वही दूध दूसरे बर्तन में उनके सामने डाला गया है। इसी प्रकार 7-8 काँच की गोलियों की बात करें तो पहली पंक्ति के पास रखकर दिखाया जाए, तो इतनी ही गोलियों को पंक्ति के दूर रख कर दिखाया जाए तो बच्चे ये समझने की गलती करेंगे कि दूसरी पंक्ति में अधिक गोलियाँ हैं। तो ये चीज़ें इनमें कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाती हैं। नेक्स्ट स्टेज हम देखेंगे। नेक्स्ट जो स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था होती है ये 7 साल से 11 साल तक के बीच की होती है, मतलब 7 वर्ष से 11 वर्ष के बीच होती है। अब इस अवस्था में क्या क्या चीजें डेवलप होती है, कैसे बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है या मेंटल डेवलपमेंट होता है, इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले the following main thing are seen in the mental development of this stage in children। पालकों में होने वाले इस अवस्था के मानसिक विकास में निम्न मुख्य बातें देखने को मिलती हैं। देखते हैं कौन कौन सी बातें देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले द डेवलप द एबिलिटी टू आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, क्लासिफाई ऑब्जेक्ट एंड अंडरस्टैंड द एक्सप्रेस देम बाय अप्रोप्रिएट नेम और क्लासिफिकेशन। उनमें वस्तुओं को पहचानने, उनमें विभेदीकरण करने, वर्गीकरण करने तथा उपयुक्त नाम या वर्गीकरण द्वारा समझने और व्यक्त करने की क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब चीजों में वर्गीकरण कर पाते हैं, पहचान पाते हैं, उनके नाम से जान पाते हैं, समझने लगते हैं और जो एक्सप्रेस करने की क्षमता होती है वो बच्चों में डेवलप हो जाती है। विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है अगर हम बात करें तो। नेक्स्ट जो है मतलब कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन आ जाता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट आर फॉर्म्ड इन देम, मतलब विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटीज, रिलेशन, डिस्क्रिमिनेटीज, डिस्टेंस एंड डिस्क्रिपेंसीज बिटवीन ऑब्जेक्ट। वे वस्तुओं के बीच समानता, संबंध, असमानता, दूरी और विसंगतता को समझने लगते हैं। मतलब इन्हें ये समझ में आ जाता है कि समानता किस तरीके से होती है। मतलब अगर हम समानता और असमानता दोनों जानने लगते हैं। मतलब किसी चीज की साइज, शेप या फिर कितने जैसे 9 सेब 3 सेबों से कितने अधिक हैं ये जानने लगते हैं। कुत्ते या बिल्ली में अगर वे उनके सामने तो उनके अंतर को पहचानने लगते हैं। या फिर अगर हम बात करें तो अमूर्त रूप से चिंतन करना कहीं ना कहीं स्टार्ट कर देते हैं। मतलब चीजों के बीच में जो भी है उनके बीच जैसे एसिमुलेशन और एकोमोडेशन इस स्टेज में अच्छी तरीके से आ जाता है। वो चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, चाहे वो चीजों के बीच की बात हो या फिर उनके ऊपर की बात हो, जो भी चीजें होती हैं उनको एक्सप्लेन करना अच्छे से आ जाता है। चाहे वो अब्स्ट्रैक्ट हो, चाहे उनके सामने नहीं हो चीजों को, तो भी वो उसका कॉन्सेप्ट बताने लगते हैं और अमूर्त चिंतन करना स्टार्ट कर देते हैं। Their thinking now begin to become more systematic and rational। उनकी जो थिंकिंग होती है वो अधिक क्रमबद्ध एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ
हो जाती है। मतलब वो अब जो भी थिंकिंग करते हैं वो क्रम वाइज करते हैं, सीक्वेंस से करने लगते हैं और उनमें लॉजिक आ जाता है। फ्लाइंग डिक्रीज एंड दे बिगिन टू अंडरस्टैंड द रियल वर्ल्ड। हवाई उड़ान भरना कम हो जाता है, मतलब जो इमेजिनेशन वाली चीजें होती हैं, जो गुड़िया गुड्डा वाली, या फिर अगर हम बात करें जो सपनों की दुनिया में खोए रहते हैं पहले वाली स्टेज में, तो वो चीजें इसमें कम हो जाती हैं। दुनिया को मतलब जो रियल वर्ल्ड होता है उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, उसको समझना स्टार्ट कर देते हैं। Now they understand that the more or less distance or heavy light or object is from another or other, also keep distance or weight accordingly. अब उनमें ये समझ आ जाती है कि कोई वस्तु किसी से जितनी अधिक या कम दूर या भारी हल्की होती है, दूसरी भी उसी के हिसाब से दूरी या वजन रखती है। मतलब इनको ये समझ में आने लगता है कि अधिक या कम दूर, भारी हल्की या वजन वाली चीजें, ये अच्छी तरीके से उनमें आ जाता है। सो नाउ दे कैन अंडरस्टैंड द मेजरमेंट ऑफ वेट और डिस्टेंस बेटर। अतः अब वे वजन या दूरी के मापों को अच्छी तरह समझने लगते हैं। मतलब जो चीजें मेजरमेंट वाली होती हैं, हाइट, वेट, डिस्टेंस, ये चीज को अंडरस्टैंड करने लगते हैं, समझने लगते हैं। मतलब जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, इसी तरह से अब पहले की तरह ये गलती भी नहीं करते। पहले बर्तन में रखा गया कोई भी तरल पदार्थ चौड़े बर्तन में अधिक होता था तो अब फैला कर रखी हुई गोलियां आसपास रखी उतनी ही गोलियों की संख्या में अधिक हो जाती थी। तो ये भी चीजें इनको समझने लगता है। इस प्रकार 11 वर्ष की आयु तक पहुंचते पहुंचते बालक मानसिक विकास में काफी उपयुक्त सीमाओं को पार कर लेते हैं, परंतु उनकी सभी प्रकार की मानसिक जो भी क्रियाएं होती हैं, वस्तुओं की बात करें या फिर व्यक्तियों की बात करें, तो उसमें अमूर्त चिंतन करने की योग्यता के विकास के लिए मानसिक विकास की अगली अवस्था का इंतजार करना होता है। मतलब काफी चीजें होती हैं जो अच्छे से डेवलप नहीं होती हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी कि जो 4 स्टेज है और लास्ट भी है, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था का समय काल 11 वर्ष से 15 वर्ष के बीच होता है। बालकों की इस अवस्था के मानसिक विकास संबंधी मुख्य बातों को निम्न रूप से समझा जा सकता है। मतलब जो भी चीजें या विकास की अवस्था होती है, इसको इस तरीके से समझा जाता है कि पहला जो पॉइंट है, सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट का समुचित विकास हो जाता है। इसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं, चाहे वो भारी हल्का हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे बीच की चीजें हो, मतलब इन बिटवीन हो, वो सारी चीजें बच्चे को समझ में आने लगती हैं। भाषा संबंधी योग्यता तथा संप्रेषणशीलता का विकास अपनी ऊंचाई को छूने लगता है। इसमें बच्चे का लैंग्वेज पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और कम्युनिकेशन बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। फ्लुएंसी के साथ हर किसी से कम्युनिकेशन करने लगते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है, विचारने, सोचने, तर्क करने, कल्पना करने तथा निरीक्षण, अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग आदि द्वारा उचित निष्कर्ष निकालने की पर्याप्त क्षमता विकसित हो जाती है। मतलब इस स्टेज में क्या होता है, आइडियाज आने लगते हैं, लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, इमेजिनेशन पावर और ज़्यादा डेवलप हो जाती है, किसी चीज़ को सुपरवाइज कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं, किसी चीज़ का प्रयोग अच्छी तरीके से कर सकते हो, और उस प्रयोग के बाद वो निष्कर्ष निकालने की जो पर्याप्त क्षमता होती है वो अच्छी तरीके से विकसित हो जाती है। नेक्स्ट जो है, स्मरण शक्ति रटने पर आधारित ना होकर तर्क एवं समझ पर आधारित होने लगती है। मतलब इनकी जो मेंटल पावर होती है, सॉरी, इनकी जो मेमोरी पावर होती है, रट्टाफिकेशन कहीं ना कहीं कम हो जाता है और अंडरस्टैंडिंग पावर जो है वो बढ़ने लगती है। अंडरस्टैंडिंग पावर जितनी ज़्यादा बढ़ती है उतना ज़्यादा इनका मेंटल डेवलपमेंट होने लगता है, और जितना ज़्यादा मेंटल डेवलपमेंट होता है उतना ज़्यादा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ती है। तो ऐसे इनका जो फॉर्मल स्टेज है उसमें मेंटल डेवलपमेंट इस तरीके से होता है। आगे देखते हैं।
चिंतन अब इनका अब मूर्त नहीं रहता, अमूर्त बन जाता है। मतलब जैसे बहुत सारी चीजें होती है ना अब्स्ट्रैक्ट, मतलब कंक्रीट थिंकिंग से के अलावा अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होने लगती है। ये चीजों को उनके सामने नहीं भी होती हैं फिर भी उन चीजों के बारे में सोचते हैं। वस्तुओं के स्थूल रूप का अब चिंतन प्रक्रिया में उपस्थित होना अनिवार्य नहीं होता है। इमेजिनेशन करने लगते हैं। एबीसी एक त्रिभुज है, तार में विद्युत प्रवाहित हो रही है आदि बातों को अब उनके विद्यमान न होने पर भी समझा और सोचा जा सकता है। जैसे क्वेश्चन होता है ना कि त्रिभुज होता है, उसकी तीन भुजाएं होती हैं उसमें ए बी सी करके, तो ये चीज इमेजिन करने लगते हैं। या फिर लाइट किस तरीके से आ रही है, तार में किस तरीके से लाइट आ रही है, तो इन चीजों का भी मतलब इन चीजों की भी समझ बढ़ती है। कल्पना शक्ति को सृजन या निर्माण कार्य के लिए अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है। मतलब जो भी इनकी कल्पना शक्ति है उससे क्रिएटिविटी या फिर कोई चीज नॉलेज फॉर्मेशन या किसी चीज को करने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। समस्या समाधान की प्रॉब्लम सॉल्विंग की योग्यता का विकास होता है। मतलब अच्छी तरीके से जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो कर पाते हैं। इसके फलस्वरूप आयु के बालकों की समस्या उचित विश्लेषण कर उनके संभावित हल खोजने की क्षमता पैदा हो जाती है। मतलब अगर उनके पास कोई समस्या आई है, उन्होंने सॉल्व किया है किसी बच्चे के पास, तो दूसरे बच्चे के पास अगर वैसी समस्या आई है तो उसका क्या करते हैं, एनालिसिस करके और उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की क्षमता भी इनमें उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट जो है ट्रायल एंड एरर, प्रयास एवं त्रुटि। जो ट्रायल एंड एरर विधि के स्थान पर बौद्धिक शक्तियों के प्रयोग द्वारा सीखने की आदत विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या होता है, ट्रायल एंड एरर की जो उम्र होती है वो खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो मेंटल पावर का उपयोग करने लगते हैं, सीखने की आदत जो होती है वो मेंटल पावर के दम पर ही अ, विकसित होने लगती है। फैक्टर अफेक्टिंग मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मानसिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, कुछ कारक ऐसे होते हैं, कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो मेंटल ग्रोथ है डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो पहला जो फैक्टर है वो हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट है। अगर हम हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की बात करें तो दोनों ही मानसिक वृद्धि और विकास को अधिक से अधिक प्रभावित करने की चेष्टा करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रभावित करते हैं। जीवन की किसी भी अवस्था में एक व्यक्ति का मानसिक विकास उसके मतलब हेरिडिटी और इन्वायरमेंट में सम्मिलित होता है। अगर हम बात करें गर्भाधान के समय तो अपने माता पिता के माध्यम से मानसिक विशेषताओं और गुणों के रूप में जो कुछ भी मतलब पीढ़ियों से मिलता है उसे पूंजी पीढ़ियों से ही प्राप्त होती है। मतलब हमेशा हमारा जो मेंटल एबिलिटी होती है वो कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स से अक्सर मिलती है। तो हेरिडिटी बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। इन्वायरमेंट, हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है, किस तरीके से है वहाँ पे लर्निंग के लिए एटमॉस्फेयर कैसा है, इन्वायरमेंट अच्छा है या नहीं है, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमें अपना आस पड़ोस बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। और जितना ज़्यादा अगर हम लर्निंग की के चांसेस अवसर ज़्यादा होते हैं तो इन अगर उस इन्वायरमेंट में तो हमारा मेंटल डेवलपमेंट अच्छी तरीके से होता है। दूसरी चीज़ है मैच्योरेशन एंड लर्निंग, हम परिपक्वता और लर्निंग, मतलब वास्तव में अगर हम देखें मैच्योरेशन और लर्निंग दोनों ही मेंटल डेवलपमेंट और ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं, बहुत ही अहम भूमिका निभाते हैं मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। अगर हम बात करें जितना ज़्यादा मैच्योरिटी लर्निंग आती है, लर्निंग से हम मैच्योरिटी आती है, और जितना ज़्यादा मैच्योरिटी आती है उतना ज़्यादा फैक्टर मतलब अफेक्ट करता है मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये भी मेंटल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। जितनी ज़्यादा हमारी ग्रोथ होती है, जितनी अच्छी तरीके से होती है, हमारा कॉन्फिडेंस रेज होता है और हमारा डेवलपमेंट होता है, हमारी कार्य क्षमता बढ़ती है, वर्क एबिलिटी बढ़ती है, कार्य कुशलता बढ़ती है, चीज़ों को करने की योग्यता बढ़ती है। और जितना ज़्यादा बढ़ती है मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रभावित होता है। मेंटल एबिलिटी, कार्य करने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता भी मेंटल एंड ग्रोथ को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत विभिन्नता, ये भी कहीं ना कहीं मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट,
और फिजिकल डेवलपमेंट के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग हो सकती है, हम एक्टिविटी करके सीख सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है जो मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे मानसिक विकास और शिक्षा, मेंटल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। तो इसमें नॉलेज ऑफ द नेचर ऑफ मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एट डिफरेंट स्टेज एंड द चेंज दैट अकर विथ ईज इन मेंटल एबिलिटीज एंड abilities can prove to be very useful for the teacher। अगर हम बात करें विभिन्न अवस्थाओं में मानसिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के स्वरूप का ज्ञान और जो मेंटल एबिलिटी है या क्षमता है, उसमें आयु के साथ साथ होने वाले जो भी चेंजेस होते हैं उनकी जानकारी हमेशा टीचर्स के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होती है। मतलब जो भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो नॉलेज होती है वो टीचर के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है। उससे ये पता लगाया जा सकता है बच्चे की एबिलिटी क्या है और उसकी एबिलिटी के हिसाब से उसको मतलब उसे गतिविधि करवा के उसे लर्निंग करवाई जा सकती है। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसकी उपयोगिता को संक्षिप्त रूप में निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। अब देखते हैं कि किन किन प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। तो पहला, विभिन्न आयु स्तरों पर पाठ्यक्रम संबंधी और सहगामी क्रियाओं तथा अनुभव के चयन और नियोजन में इसकी सहायता मिल सकती है। मतलब हमें इनकी इनका जो लेबल है एज के हिसाब से ये पता लगाकर हम कैरिकुलम का निर्माण कर सकते हैं। कैरिकुलम में एडॉप्टेशन, एकोमोडेशन और मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जो भी उसकी सहगामी क्रियाएं होती हैं उसके लिए जो भी एक्सपीरियंस होते हैं कि किस तरीके से हम सिखा सकते हैं उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो पहले हम लेबल का पता लगा सकते हैं, कैरिकुलम डेवलपमेंट कर सकते हो और उसकी प्लानिंग कर सकते हैं किस तरीके से बच्चा सीखेगा। दूसरी जो चीज़ है, किस विधि और तरीके से पढ़ाया जाए। मतलब हम ये कौन सा तरीका यूज़ कर सकते हैं, मेथड यूज़ कर सकते हैं। या फिर हमारा टीएलएम क्या होगा, सिखाने का साधन कोई जो भी मीडियन है वो किस प्रकार से यूज़ में लाएंगे, या एजुकेशनल बैकग्राउंड किस तरीके का होगा, एटमॉस्फेयर किस तरह तरीके का बनाएंगे, इसमें भी सहायता मिलती है। नेक्स्ट है, विभिन्न अवस्थाओं और आयु स्तर पर बच्चों की मानसिक बुद्धि और विकास को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त पाठ पुस्तकें तैयार करने में भी इसकी सहायता मिलती है। हमें इनकी मेंटल डेवलपमेंट से ये पता चल जाता है कि बच्चे की वर्क एबिलिटी क्या है या किसी चीज़ को करने की एबिलिटी क्या है। अब उसके आधार पर हम कैरिकुलम डिज़ाइन कर सकते हैं और पाठ्य पुस्तकें तैयार कर सकते हैं या फिर एडॉप्टेशन कर सकते हैं। तो उसमें भी बच्चों को बहुत ज़्यादा सहायता मिल सकती है। नेक्स्ट जो है, इसकी सहायता से अध्यापक को ये पता चल जाता है कि विशेष प्रकार की पढ़ाई और कार्य जिन्हें करने में कुछ विशेष विकसित मानसिक शक्तियों की आवश्यकता होती है, उपयुक्त समय पर उन शक्तियों को विकसित होने से ही प्रारंभ कराने चाहिए। अनावश्यक शीघ्रता और देरी दोनों ही इस अवस्था में हानिकारक सिद्ध होती हैं। मतलब इसमें ये भी पता चल जाता है कि बच्चे में एबिलिटी किस चीज़ की है और कौन से काम को उनसे उनकी मेंटल पावर का यूज़ करके कौन सा काम करवा सकते हैं। अगर ये चीज़ पता हो जाती है, अगर अर्लियर स्टेज में पता चल जाती है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं और बच्चे को सिखा सकते हैं। मतलब उनको आगे बढ़ने के लिए अ, अ, तत्पर कर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ देर से रियलाइज़ होती है और पता नहीं चल पाता, तो कहीं न कहीं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा अध्यापक अपने शिष्यों की मानसिक शक्तियों और क्षमताओं के पूर्ण विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मतलब अगर हमें ये पता चल जाए कि बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट क्या है, किस तरीके से बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होगा, तो उनकी जो मेंटल डेवलपमेंट है या उनकी जो शक्तियां हैं, क्या कर सकते हैं उनको उनके संपूर्ण विकास में पूर्ण सहयोग प्रदान कर सकते हैं। मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट करने की क्षमता डेवलप कर सकते हैं। और ओवरऑल डेवलपमेंट की क्षमता बढ़ेगी तो उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्व कर पाएंगे, क्रिएटिविटी बढ़ेगी, या फिर अच्छे से उन्हें प्रशिक्षण दे सकते हैं। रट्टाफिकेशन वाली चीज़ें हैं वो ख़त्म कर सकते हैं, वो चीज़ों को सूझबूझ के साथ सीखेंगे, तर्क शक्तियों का उपयोग करेंगे, किसी चीज़ का निरीक्षण करेंगे, प्रत्यक्षीकरण करेंगे, सामान्यीकरण करेंगे, उसमें इन सारी योग्यताओं का विकास होगा।
तो हम मेंटल डेवलपमेंट का उपयोग करके उसको का पता लगाकर हम बहुत सारी चीज़ें डेवलप कर सकते हैं बच्चों में। आई होप आप सभी की मेंटल डेवलपमेंट या फिर डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट में मेंटल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइए। मैं उसको दूर करने की कोशिश करूँगी और मुझे ये भी बताइए कि मैं अपनी वीडियो में क्या सुधार करूँ, जिससे क्या होगा मैं और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझा पाऊँगी आप सभी को। तो थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं कल। बाय।